कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, वो भी जमीन विवाद को लेकर। हुआ क्या कि जाली जमीन का कागज बना लिया गया और जमीन को बेच दिया गया। आखिर ऐसा होता कैसे है? आखिर किस प्रकार ये जाली कागजात बनाया जाता है और फिर ये जमीन जो है वो बेचा जाता है, और इसको खरीदने वाले जो होते हैं, है ना, वो कौन होते हैं? आखिर वो क्या देखकर वो प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं? क्या विवाद हुआ? देखें, जमीन जो है यानी टोटल अगर विवाद की बात करें तो वो 11 एकड़ जमीन की है। प्रवेश शर्मा हैं, उनकी 3 बेटी हैं, अनीता, सुनीता और कोमल। प्रवेश शर्मा जो हैं तीनों बेटी का विवाह करते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे? उनकी जो बेटियां हैं, और कोई नहीं होने वाला है। तो अब उनकी बेटी जब उस संपत्ति के बारे में, अपने पिता के संपत्ति के बारे में पता करती है, तो उनको पता चलता है कि संपत्ति जो है वो आधी संपत्ति को बेच दिया गया है, और वो बेचने वाले हमारे पिता नहीं है। इसका क्या किया गया? गलत दस्तावेज बना लिया गया, है ना। गलत दस्तावेज जो है बनाकर उस जमीन को बेचा गया। आज अगर ऐसा किया गया तो क्या ये संपत्ति वापस प्राप्त हो सकता है? कोर्ट जजमेंट दिया गया, किसको न्याय मिला, कैसे न्याय मिला, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति को लेकर राज्य सरकार के भी अपने कुछ नियम होते हैं, लेकिन जो मेन लॉ है, हमारा कानून है, और हमारा कानून क्या कहता है कि कोई भी अगर संपत्ति पिता की संपत्ति है तो पिता के संपत्ति के हकदार उनके बेटे, है ना, उनका जो बेटा है और उनकी जो बेटी है वो उस संपत्ति के हकदार होंगे। अगर पिता को सिर्फ बेटा है तो बेटा हकदार होगा, बेटा बेटी है तो बेटा बेटी दोनों हकदार होगा। अब पिता के सिर्फ बेटी हैं तो उसके संपत्ति के हकदार भी बेटी ही होंगी, यानी उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बेटी ही होंगी। अब ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पर अगर देखें राज्य में ऐसे नियम है, या बहुत लोगों के द्वारा ऐसा क्या किया गया है कि बेटी का जैसे ही विवाह हो गया तो अब प्रवेश शर्मा के जो भाई हैं, अगर कोई भाई हैं और उनके अगर कोई बेटे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनके चाचा है उसकी संपत्ति को वो अपने अंडर में कब्जा कर लेते हैं। और बहुत लोग जो है इस तरीके से पेश करते हैं कि संपत्ति को बेटी को हक नहीं देना है। अब इसका कारण क्या होता है, और उसको बेच भी देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि मान लेते हैं ये पूरी जमीन जो है, ये पूरी संपत्ति जो है वो परवेज जो एक तरह से उनके शर्मा के पिता के नाम से दर्ज है। अब संपत्ति है पिता के नाम से। अब इनके अगर 2 बेटे हैं, अब एक बेटा जो है, उनको 3 बेटा, उनको मान लेते हैं कि एक बेटा है और एक बेटी है। अब उसका बेटा यानी प्रवेश शर्मा का भतीजा अगर ये संपत्ति को बेच दे, ये पूरी संपत्ति को, प्रवेश शर्मा के हिस्से को भी बेच दे, तो क्या होगा? बिक जाएगा संपत्ति। लेकिन किसका हिस्सा बिक गया? अनीता, सुनीता और कोमल का। क्या अनीता, सुनीता, कोमल अपना हक प्राप्त कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। देखें, अगर किसी के गलत करने से, कोई अगर गलत तरीके से संपत्ति को बेचता है तो ठीक है, वो अपना हिस्सा जो है वो बेच सकता है। अगर किसी दूसरे का हिस्सा बेचता है तो यहां पर जो समस्या उत्पन्न होगा वो खरीदने वाले के साथ होगा, है ना, खरीदने वाले के साथ होगा। जो संपत्ति को खरीदेगा वो तो, यानी कहने का मतलब है, जब उसको पता है कि इसमें 2 हिस्सेदार हैं, दूसरे हिस्सेदार का भी वो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है,
कल को अगर दूसरा हिस्सेदार के जो वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, अगर वो कोर्ट जाएंगे तो वो संपत्ति उसको वापस प्राप्त होगा। आज जो हम घटने की बात कर रहे हैं, ये घटना है झारखंड की। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है और उस फैसले में जो निचली अदालत है, उस फैसले को निरस्त कर दिया गया है और उसमें जो फैमिली प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसी को लेकर एक याचिका दायर किया गया था और यहाँ पर जो जनजाति हैं, उनकी बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हक दिया गया। लेकिन उनके साथ हुआ धोखा। उनका जो 11 एकड़ का जमीन का टुकड़ा है, 50% बहुत सारे प्लॉट को जो है जाली दस्तावेज बनाकर बेच लिया गया है। अब सीधी सी बात है, जब ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन को जो बेचा गया है वो जाली दस्तावेज को बनाकर बेचा गया है, तो उस केस में क्या हो सकता है? जब ये बात कोर्ट में स्पष्ट होगा कि कोई गलत तरीके से ऐसा काम किया है तो उसको सजा भी हो सकता है। और साथ में जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जो वो ठीक है, अगर वो खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ तो धोखा हो गया है ना, वो संपत्ति के मालिक को तो कुछ नहीं कह सकता ना, वो किस पर आरोप लगा सकता है? जो व्यक्ति उसको धोखा दिया है। तो इसीलिए यहां पर कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया, उस आदेश में जो है यानी जो बेटी है उनको एक तरह से हक दिया गया और साथ में जो गलत तरीके से गलत दस्तावेज बनाकर जो आधी जमीन को बेच दिया गया था, वो सारा जमीन का जो है, जो एक तरह से डीड है, उसको कैंसल वो हो जाएगा और कैंसल होने के बाद वो संपत्ति जो उनकी बेटियां हैं, वो सारे बेटियों के नाम वो संपत्ति दर्ज होगा। ऐसा कोर्ट का आदेश जो है हुआ। तो अभी जो समझने वाली बात है यहाँ पर कि संपत्ति का जो एक तरह से गलत दस्तावेज बनाकर जो है ये खरीद बिक्री होता कैसे है और कैसे इसका फर्जीवाड़ा होता है। देखें, एक्चुअल में ये जो संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये सारे प्लॉट किसी व्यक्ति के नाम जो है वो तो दर्ज होते ही हैं। अब मान लेते हैं ये सारा जमीन जो है जिसके भी नाम से हो, परवेज के नाम से हो, है ना, या मान लेते हैं इसके पिता के नाम से हो। अब होता क्या है कि ये संपत्ति का सरकार का जो दस्तावेज होता है ना, यानी जहां पर क्या होता है कि इसका टैक्स दिया जाता है, लैंड का टैक्स देते हैं लोग। रसीद जो है यानी बोलते हैं कि हम रसीद कटा रहे हैं जमीन का, तो यानी लैंड का वो रेवेन्यू जमा करते हैं। तो वो जो कॉस्ट होता है ना, तो जिस प्रकार से जमा होता है, तो सरकार के पास एक ऐसा दस्तावेज यानी रजिस्टर तैयार होता है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। उसमें सारा वो मेंशन रहता है कि कब तक आप लैंड का टैक्स दिए हैं, कैसे दिए हैं, क्या सारा प्रक्रिया जो है वो सब कुछ मेंशन रहता है। अब इसी टैक्स को अगर मान लेते हैं इस पे कोई गलत तरीके से अपना नाम जो है वो दर्ज करा ले, कोई दस्तावेज बना ले, फिर से उसको दाखिल खारिज करवा ले, तो वो क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है, उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच सकता है। वहां पर क्या वेरीफाई किया जाएगा कि इस व्यक्ति का जो है यानी ये व्यक्ति अपना टैक्स जो है वो जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी है वेरीफाई करने के बाद वो संपत्ति को जो है यानी देखा जाएगा कि अगर वो अपना नाम वहां पर दर्ज करा ही लिया गलत तरीके से, तो वो तो एक तरह से बेचने का हकदार हो गया। अब आपको पता नहीं है, आपने किसी प्रकार का कोई आपत्ति लगाया नहीं, तो कैसे उसका रुकावट होगा। लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि ये जो दस्तावेज बनाया गया वो गलत तरीके से बनाया गया। दस्तावेज जो रजिस्टर होगा वो अगर मान लेते हैं कोई भी अगर रजिस्ट्री ही होगा तो वो निबंधन कार्यालय में पूरा उसका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सारा कुछ दर्ज रहता, सारा डिजिटल एक तरह से तरीके से अब किया जाता है। लोगों का हस्ताक्षर के साथ साथ जो है फिंगरप्रिंट वगैरह भी, फोटोग्राफ भी लिया जाता है।
तो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सारा प्रक्रिया होता है। लेकिन अभी अगर कोई क्या किया कि गलत तरीके से वो उसका मोटेशन में अपना नाम दर्ज करा लिया, फिर उस संपत्ति को बेच दिया, तो इससे क्या होगा, संपत्ति बिक तो जाएगा, सारा प्रॉपर्टी को वो बेच सकता है, लेकिन अगर वो दस्तावेज जो है वो जाली जैसे ही साबित होगा तो जितना भी वो संपत्ति को बेचा है सारा का डीड भी कैंसिल हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस जजमेंट को समझे होंगे, जो कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया, एक फैसला दिया गया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।